हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं जिसमें हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन उस चैप्टर से रिलेटेड गेन कर ली है। ओके, फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखाया कि कार्बन क्या होता है, उसमें कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, उसमें वैलेंसी कैसे ट्रांसफर होगी। वैलेंसी ट्रांसफर तो नहीं होगी वहां पे, लेकिन वहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग कार्बन जरूर करता है। ओके, उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में सिखाया। ओके, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को अच्छे से पढ़ा। फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको पूरा नोमेनक्लेचर सिखाया। अगर किसी बच्चे ने नोमेनक्लेचर नहीं सीखा है तो प्लीज उसे पहले जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फोर्थ लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ लेक्चर में पूरी सीरीज सिखा दी है कि होमोलोगस सीरीज आपको कैसे लिखना है, प्लस मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए हैं। आज भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का कंबशन। जो हमारा फिफ्थ लेक्चर था उसमें भी जो लास्ट टॉपिक था वो कंबशन ही था। तो कंबशन में हमने पढ़ा था कि कंबशन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हीट मिलती है और लाइट मिलती है, साथ ही हमें वाटर वेपर मिलती है। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स थे इसके। ओके, अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पर देखते हैं कि कंपाउंड्स किस तरीके से बर्न होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्लेम येलो मिलती है या ब्लू मिलती है, ये चीज हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, तो सैचुरेटेड से अब आप समझ जाते हैं, मैंने आपको इतने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। तो बच्चों, सैचुरेटेड का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। और जब हम उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करेंगे तब क्या होगा वो हम कंबशन में सीख रहे हैं। ओके, सो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जब सैचुरेटेड की हम बात कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है बच्चों, पूरी तरीके से जल रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन क्या अनसैचुरेटेड भी जल रहा है, नहीं जल रहा है। अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होगा वो इजीली बर्न हो जाएंगे, जिन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो इजीली बर्न नहीं होंगे, उनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे गिव ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्लू फ्लेम देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं। देखिए, जब कोई फ्यूल पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तो वो हमें ब्लू कलर की फ्लेम देता है, लेकिन अगर फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो फिर वो हमें कैसी फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है। ओके, नो सोटी डिपॉजिट, कोई सोटी डिपॉजिट नहीं होता सैचुरेटेड में, जबकि जो अनसैचुरेटेड है उसमें सोटी डिपॉजिट होता है, यानी कि ब्लैक ब्लैक सा स्मोक निकलता है और येलो फ्लेम आपको मिलती है। ओके, इन लेस ऑक्सीजन इट विल गिव येलो सोटी फ्लेम, यानी कि अगर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे भी ये जो कंपाउंड है जो पूरी तरीके से जल रहा था पहले, अब वो कैसी फ्लेम देने लग जाएगा, येलो सोटी फ्लेम देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दिया। ओके, तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि अगर आपको
यहाँ पे फ्यूल को आपने ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं की तो फिर यहाँ पे आपको येलो सूटी फ्लेम मिलेगी। और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आपने प्योर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में दे दी तो यहाँ पर भी ब्लू फ्लेम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि ब्लू फ्लेम तब मिलती है जब फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो जाए, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो चाहे वो सैचुरेटेड हो। और आप इतना जानते हैं कि कंबशन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल को दे रहे हैं तो वो आपको ब्लू फ्लेम मिलेगी, ओके। और अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर येलो फ्लेम मिलेगी। और जनरली सैचुरेटेड ब्लू फ्लेम देते हैं और अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देते हैं क्योंकि उनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई कर दें कि उसका कंप्लीट कंबशन हो जाए, दैट मीन्स कि अगर हम उसे प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो वो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो भी पूरी तरीके से जलना शुरू हो जाएगा और उससे हमें ब्लू फ्लेम मिलेगी। ओके, क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है बेटा। ये जो एग्जांपल है ये थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है कि यहाँ पे कोई सूटी डिपॉजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें येलो फ्लेम नहीं मिल रही है, ब्लू फ्लेम मिल रही है और कोई भी ब्लैक स्मोक या इस तरीके का सब्सटेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन, C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन। जो किचन में मम्मा LPG यूज करती है उसमें मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। और ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो बर्न करने से क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, और हीट और लाइट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था, राइट। यानी कि यहाँ पे भी ये थर्ड पॉइंट की ही बात चल रही है, ओके। इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था ब्यूटेन का, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें कौन सा मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट रिलीज हो रही है, ओके। तो दोनों में डिफरेंस है ना? क्लियर है सभी को? अब एक टर्म आई है यहाँ पे सूटी, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा सूटी डिपॉजिट क्या होता है या सूटी फ्लेम क्या होती है। तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं। ड्यू टू द कंबशन, जब भी कंबशन होता है किसी फ्यूल का, एयर सप्लाई इज लिमिटेड। अगर आपने एयर सप्लाई को लिमिटेड अमाउंट में दिया है, अगर एयर जो है वो आप सफिशिएंट नहीं दे रहे हो फ्यूल को, कार्बन कंपाउंड्स विल गिव येलो स्मोकी फ्लेम, ओके। यानी कि अगर आपने जो लिमिट ऑक्सीजन की लिमिटेशन है वो कम कर दी, यानी कि ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया है, कम आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो फ्यूल को, तो फिर आपको जो फ्लेम मिलेगी बच्चों वो कैसी मिलेगी? येलो स्मोकी फ्लेम मिलेगी। और ये जो येलो स्मोकी फ्लेम है जिसमें बहुत सारा ब्लैक स्मोक रिलीज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आई होप आपको कंबशन अच्छे से समझ आ गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको पढ़ाया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो यहाँ पर तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ही समझना है हमें, मेन पॉइंट हमें ये यूज करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है इसमें सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, और अगर कार्बन कंपाउंड की हम बात करें तो वो ऑक्सीजन से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कंबशन उनका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि एल्कोहल को अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर एल्कोहल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इथेनॉल, देखिए ये क्या है? इथेनॉल, ईथ का मतलब 2 कार्बन और ओल यानी कि एल्कोहल, राइट। तो ये क्या है हमारा? इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को KMnO4, KMnO4 क्या होता है? एल्कलाइन सब्सटेंस है, दैट मीन्स कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करेगा? इथेनॉल को प्रोवाइड करेगा। और इथेनॉल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा है? इथेनोइक, इथेनोइक एसिड है। ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि इथेनोइक एसिड क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि आपको इतना समझ में आ गया कि इथेनॉल एक अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में लेते हैं, यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और उसको हीट कर देते हैं, तो हीट करने पर क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं या फिर दूसरे सब्सटेंस के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। यहाँ पर K2Cr2O7 क्या है? ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं और हीट जब आप करेंगे अल्कोहल को तो फाइनली आपको इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। डिपेंड करता है यहाँ पे आपने अल्कोहल कौन सा लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्लियर है सबको? ओके, अब आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन पे। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। इन दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है, किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। और जो कैटलिस्ट है वो क्या है? पैलेडियम हो सकता है या फिर निकल हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके देखते हैं। देखिए, ये हमारी एक रिएक्शन है। इथीन लिया है, इथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसलिए हम इथ बोलेंगे। और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजनेशन करा के इसका किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसको इथेन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इथेन समझ आ गया आपको? इथेन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया मैंने? देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे हो रही थी और डबल बॉन्ड कैसे टूटा जब हाइड्रोजनेशन हमने इसका किया। मैं इसको हाइड्रोजनेशन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना कि यहाँ पे इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब समझते हैं। देखिए, हमारे पास 2 कार्बन है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब वहां यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, ऑब्वियसली एक जो बॉन्ड होता है वो 2 कार्बन से मिलके बनता है, राइट। तो उस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसको मैंने तोड़ दिया और ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने पास वापस आ गया। ठीक है, अब हमने लेना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन में भी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा
और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर बॉन्डिंग कर ले तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को या तो फास्ट कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं। इसका मतलब जो कैटलिस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है कैटलिस्ट और नेगेटिव भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। निकल इज अ गुड कैटलिस्ट, निकल एक अच्छा कैटलिस्ट है, निकल Ni सिंबल होता है। ओके, इट हेल्प्स अस टू इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स कि अगर आप निकल कैटलिस्ट का यूज करते हो तो क्योंकि ये एक गुड कैटलिस्ट है इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, जल्दी हो जाएगी हमारी रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, हम कहते हैं ना कि घी के कंपैरिजन में वेजिटेबल ऑयल आपके लिए हेल्दी है, और जब मम्मा कुकिंग करती है तब भी घी के कंपैरिजन में कुकिंग ऑयल का ही यूज करती है, जैसे जो रिफाइंड ऑयल आता है उसका। ओके, एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो एनिमल फैट होता है उनमें क्या पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, विच आर सेड टू बी हार्मफुल, जो कि हार्मफुल हो सकता है फॉर द हेल्थ। दैट मीन्स कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि घी, बटर, इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब उसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, बहुत सारे कार्बन्स होते हैं। शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, यानी कि हम वेजिटेबल ऑयल का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है और हमारी हेल्थ को कम हार्म करता है एज कंपेयर टू घी या फिर दही, जो भी आप यूज करते हो, सॉरी घी और मक्खन, बटर, इस तरीके की चीजें जो आप यूज करते हो, चीज, आजकल चीज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि ये कैसे सब्सटेंसेस है, सैचुरेटेड सब्सटेंसेस है। ओके, हमें हमारी हेल्थ के लिए क्या यूज करना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, दैट मीन्स वेजिटेबल ऑयल का यूज करना चाहिए फूड्स में। ओके, तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी क्यों थी, इसका जो मेन यूज था वो इसीलिए था, यानी कि हम वेजिटेबल ऑयल का ही यूज करें। ओके, यानी कि अनसैचुरेटेड हमारे लिए अच्छा है, सैचुरेटेड अच्छा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपके सिलेबस में 4th चैप्टर में गिवन है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, जो सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, एंड आर इनर्ट, और वो इनर्ट होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे, है ना, जैसे इनर्ट गैसेस होती है ना उस तरीके से। प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट यूज करने के बाद भी वो कोई खास रिएक्शन यानी कि खास एक्टिविटी शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि अनरिएक्टिव होते हैं इसलिए। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्ट करता है, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है बाय द क्लोरीन एटम। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसीलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाता है, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ वन अनदर। ओके, अ कार्बन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अब आपको यहाँ पे हर स्टेप में अलग अलग कंपाउंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, होमोलॉग होगा एल्केन का। होमोलॉग इन द सेंस कि आपको सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एल्केन के ही मिलेंगे, उन सब में सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, लेकिन होमोलॉग होगा एल्केन का इन द सेंस कि उसमें एटम्स अलग अलग होंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बन के आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एक क्लोरीन होगा, सेकेंड जो स्टेप होगी उसमें 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, थर्ड स्टेप में 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, इस तरीके से।
एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में। ओके, क्लोरीन को ऐड करते हैं हम हाइड्रोकार्बन में, तो हमें होमोलॉग्स मिल जाएंगे एल्केन के। अब देखिए हमने यहाँ पे कंपाउंड क्या लिया है, मीथेन। ओके, मीथेन CH4, क्लोरीन गैस। ओके, तो ये हमने लिया है क्लोरीन। उसके बाद यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड की है इसको, तो इसको H न्यू भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, H न्यू, कुछ बुक्स में H न्यू भी लिखा होता है। और यहाँ पे हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जानते ही हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी साथ में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने मीथेन लिया, मार्श गैस को लिया, मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। ओके, तो मीथेन की रिएक्शन अगर हम बिना सनलाइट के करवाएं क्लोरीन से तो नहीं होगी, लेकिन अगर सनलाइट की कंडीशन रख देते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनालॉग्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एनालॉग्स देखने को मिलेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सनलाइट नहीं ली है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। CH4 लिया, क्लोरीन गैस लिया। अब देखिए क्लोरीन जो है वो दो क्लोरीन के एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन के एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से क्लोरीन में भी दो क्लोरीन के एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ओके, अब सनलाइट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई और ये जो क्लोरीन है वो इस Cl के प्लेस पर आ गया। और देखिए यहाँ पे एक Cl हमने जोड़ दिया। अब ये वाला जो Cl था वो इस H के साथ कंबाइन हो गया तो HCl का प्रोडक्शन हो गया। और इसका जनरल नेम और IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए जो जनरल नेम लिखेंगे वो लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, एंड जो IUPAC नेम लिखेंगे वो लिखेंगे क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन तो आप लिख लेंगे, मैंने आपको सिखाया है। और जो जनरल नेम है वो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप होगी उस स्टेप में क्या होगा, फिर से हम ये रिएक्शन करवाएंगे Cl2 की। और देखिए यहाँ पे दूसरी जगह पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रिप्लेस हो गया है। देखिए क्लोरीन जो है यहाँ पर आया और हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब वहां पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहां से एक हाइड्रोजन हटा तो ये वाला जो Cl था इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे Cl का फॉर्मेशन हो गया और एक और Cl आके यहाँ पे जुड़ गया। यानी कि हमारे कंपाउंड में अब दो Cl जुड़ गए हैं। तो इसके लिए जनरल नेम होता है मिथाइलिन क्लोराइड और IUPAC नेम होता है डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जुड़ गया है। अब हमारे पास 3 क्लोरीन आ चुके हैं कंपाउंड में, क्लोरोफॉर्म बन चुका है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का मतलब एक यहाँ पर CH है और 3 Cl है, CHCl3। ओके, क्या बन गया ये, CHCl3 बन गया। और यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। ओके, अब क्या होगा, जो एक सिंगल हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड की तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पर चारों ही Cl आ गए, यानी कि चारों ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और उसकी जगह पर Cl आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहते हैं या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आज हमने बहुत मेन रिएक्शन पढ़ ली है। एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये सीख लिया है।
ओके, कंबशन भी हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी के। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, एक अल्कोहल है और एक कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आंसर, ओके, इथेनॉल हैज प्लीजेंट स्मेल, इथेनॉल में से प्लीजेंट स्मेल आती है, एक अच्छी सी स्मेल आती है, जबकि जो इथेनोइक एसिड होता है उसमें से पंजेंट स्मेल आती है। इथेनॉल डजंट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मींस NaHCO3 के साथ इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है इथेनॉल में। ओके, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है और फायर एक्सटिंग्विशर प्रोड्यूस करता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर गैस कौन सी होती है, CO2 प्रोड्यूस करता है। ओके, ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि उसकी रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो CO2 का प्रोडक्शन होता है। देखिए, ये हमारी दोनों रिएक्शन है, इसे हम कहेंगे इथेनॉल। ओके, और ये था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ पे हमने लिया है एसिटिक एसिड। आपको इसका जनरल नेम याद रखना है, राइट? मैंने आपको सिखाया प्रीवियस लेक्चर में जनरल नेम कैसे याद रखना है। ओके, तो CH3COOH का जनरल नेम क्या है, एसिटिक एसिड, और IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। ओके, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, यानी कि यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन था वो हट गया और उसकी जगह पर Na आकर जुड़ गया। ओके, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो CO2 और वाटर तो सब जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, यानी कि ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स का ही यूज क्यों करते हैं। ओके, आंसर देखते हैं। When carbon is burned, जब कार्बन को जलाया जाता है in the presence of excess air, यानी कि sufficient ऑक्सीजन, जब आप किसी कार्बन कंपाउंड को या फ्यूल को देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। और अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखिएगा ये बात कि अगर आपने ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया तो CO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। फर्दर ऑन इग्निटेड, यानी कि उसको जब जलाया जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कीप ऑन बर्निंग, कार्बन और उसके कंपाउंड जल जाते हैं बिना किसी एडिशनल हीट के, आराम से जल जाते हैं। इसलिए हम उसको फ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन और उसके कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि LPG में C4H10 का यूज किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ब्यूटेन जो है LPG में प्रेजेंट होता है और उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं क्योंकि उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। और अगर हम इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं
तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है ये हमें बताना है। ओके, जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर आपने कैटलिस्ट लिया है जो रिएक्शन को फास्ट कर देगा और आपने हाइड्रोजन लिया है किसके साथ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो इसे आप हाइड्रोजनेशन कहेंगे, साथ ही आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्कीन हमने लिया, अनसैचुरेटेड था, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन से मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर एक एक H और जुड़ जाएगा। यहाँ पे R लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी लिख सकते हो आप, हो सकता है आप CH3 लिख दो, है ना। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्केन बन गया, अनसैचुरेटेड से हमने सैचुरेटेड कंपाउंड बना लिया। अब देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हाइड्रोजनेशन का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने में। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजनेशन करेगा, दैट मींस एडिशन रिएक्शन किसमें होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन किसका होगा, अनसैचुरेटेड का। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड फाइंड आउट कर लीजिए आप इसमें से। एक तो C3H6, C3H6 एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और C2H2, C2H2 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि C2H6, C3H8 और CH4 क्या है, सैचुरेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 2 कंपाउंड लिए हैं क्योंकि यही अनसैचुरेटेड है, और इनमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड कंपाउंड में, जैसे कि C2H2। ठीक है, ये हमारा C2H2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है, एक बार और कराना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये अनसैचुरेटेड ही है, तो यहाँ पे हमने निकल कैटलिस्ट फिर से लिया। ओके, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 CH3 में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आप बटर या कुकिंग ऑयल को टेस्ट करके बताइए कि कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे केमिकली। ओके, यानी कि वो अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, बटर अच्छा है या घी अच्छा है, ओके, कुकिंग ऑयल अच्छा है, क्या है ये बताना है आपको। ओके, बटर कंटेन सैचुरेटेड कंपाउंड, तो बटर में तो सिंगल बॉन्ड होता है। कुकिंग ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड, ठीक है, बटर सैचुरेटेड है, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड है। मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन सैचुरेटेड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो अनसैचुरेटेड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इजीली KMnO4 से, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे KMnO4, वो अनसैचुरेटेड का इजीली ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो KMnO4 है उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो कलर डिसअपियर हो जाएगा। ट्रीट विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कलाइन KMnO4, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब यही है KMnO4, तो उसका जो पिंक कलर है ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ट्रीटेड विद बटर, लेकिन अगर हम बटर के साथ ट्रीट करते हैं
however the pink color of the potassium permanganate doesn't appear, यानी कि वो disappear नहीं होगा. ओके, बटर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा. लेकिन सैचुरेट जो अनसैचुरेटेड है उसका जल्दी हो जाएगा. सैचुरेटेड का नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है. अनसैचुरेटेड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है. लेकिन हमारी हेल्थ के लिए कौन अच्छा है? अनसैचुरेटेड ही अच्छा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको बताना है इन तीनों के स्ट्रक्चर्स लिखकर. ओके, तो यहाँ पर देखिए इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उसका नेम बताना है. तो इथेनॉइक एसिड उसका नेम है और वो पूछ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है उसमें. तो COOH प्रेजेंट होता है, लाइक CH3COOH. तो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है. ओके, जो सेकंड वाला है, सेकंड हम यहाँ लिख लेते हैं. सेकंड वाले में प्रोपियन है, प्रोपेनॉन है. ओके, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3. ONE का मतलब कीटोन. ठीक है, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, एसीटोन बन गया. इसको एसीटोन भी कहते हैं. और C डबल बॉन्ड O, ये जो लिखा है ना हमने C डबल बॉन्ड O, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है. ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप. ओके, थर्ड क्या है? नाइट्रो मीथेन. नाइट्रोमीथेन लिखना तो बहुत आसान है. एक कार्बन बनाओ, उसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एक साइड क्या जोड़ना है? NO2. तो NO2 क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. क्लियर है? तो ये क्या बन गया? नाइट्रोमीथेन बन गया. क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. लास्ट लेक्चर हमारा मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड करूंगी. ओके, तो देखिए अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच.